हे गाइस नमस्कार। ओनली सिविल स्कूल में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। देखो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हम देखो परीक्षा मंथन का डिटेल सीरीज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप अगर इसे 2 से 3 बार सारी वीडियोज़ देख लेंगे और हो सकता है हम एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे 2 से 3-4 घंटे का, जितना भी बन जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात कर रहे हैं हम ये गुलाबी नमक क्या होता है। ये बासमती चावल को लेकर भारत के साथ जो है लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान। किसके मूड में है? बासमती चावल के साथ, जो कि यूरोपीय यूनियन में भारत से लड़ रहा है पाकिस्तान। अब हिमालयी गुलाबी नमक पर अपना दावा जता रहा है। उन्होंने कहा कि भाई गुलाबी नमक हमारा है। पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई जिसे बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है ताकि दूसरे दोस्त इस पर अपना दावा पेश नहीं कर सकें। इस कीमती नमक का निष्कर्षण पंजाब में, जो पंजाब की सॉल्ट रेंज से किया जाता है, जो पोतोहार पठार के दक्षिण एवं झेलम नदी के उत्तर तक फैला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है जो किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद, निर्माता या व्यवसाय के समूह को अच्छी गुणवत्ता के फायदे या कृषि या औद्योगिक या प्राकृतिक वस्तु को बनाने के लिए दिया जाता है। यह फैसला बौद्धिक संपदा संगठन या आईपीओ की बैठक में लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब कहा क्या गया कि ये दौरान बैठक के दौरान पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों के लिए जीआई पंजीकरण पर चर्चा हुई। इस कदम का लक्ष्य पाकिस्तान के जीआई का दूसरे देशों द्वारा किए जाने वाले अनाधिकार इस्तेमाल पर रोक लगाना है। गुलाबी नमक एक ऐसा नमक है जिसमें खनिज की प्रचुरता होती है और जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बासमती चावल को अपने उत्पाद के तौर पर पंजीकृत कराने के भारत के कदम के खिलाफ पाकिस्तान 27 सदस्य यूरोपीय यूनियन से लड़ रहा है। पाकिस्तान जो है 27 सदस्य यूरोपीय यूनियन में लड़ रहा है। ये था आपका गुलाबी नमक के बारे में। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाबी नमक तो उतना नहीं था। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज यानी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी VWCS भारत के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की घनी आबादी वाले स्थानों पर एक महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से उन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों पर फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर नामक युक्ति का प्रयोग किया है। क्या है? फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। ये पूछा जा सकता है कि ये क्यों किया जा रहा है। तो वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो है न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि एक NGO है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संरक्षित करना है। क्या होता है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर? ये एक विद्युत लाइनों पर स्थापित क्या है? फ्लैप है, यानी कि एक फ्लैप है दोस्तों। ठीक है, वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए परावर्तक के रूप में काम करते हैं। परावर्तन इन द सेंस कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके पंख और वो थोड़ा सा बड़ा होता है पक्षी, तो जब भी वो आता है तो उसको वो जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो दिखती नहीं है और वो उसमें फंस जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जब ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाएंगे तो वो एक रिफ्लेक्टर का काम करेगा। जैसे ही उसके आसपास, लाइन के आसपास ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहुंचेगा तो उसको क्या रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे उसे उस इलेक्ट्रिक करंट का आभास हो जाएगा और वापस मुड़ जाएगा। क्योंकि जब वो लाइन के पास पहुंच जाते हैं ना तो वो जल्दी से मूव नहीं कर पाते, यानी कि वो वापस नहीं हो पाते हैं। पक्षी उन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से पहचान सकते हैं और बिजली की लाइनों से टकराव से बचने के लिए अपनी उड़ान का मार्ग बदल सकते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है कि अगर भारी वजन वाले पक्षियों के लिए एकाएक अपने वायु मार्ग को बदल पाना मुश्किल होता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारी पक्षियों में ही आते हैं, इसलिए उन्हें अपनी उड़ान मार्ग को तेज़ी से बदलना मुश्किल होता है, भले ही एक जीवित तार यानी कि लाइव वायर के सामने आ जाए। डाइवर्टर का फायर फ्लाइज कहा जाता है क्योंकि वे रात में बिजली लाइनों पर चमकते हुए जुगनू की तरह दिखते हैं। वो हल्का हल्का सा ब्लिंक करते रहते हैं। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं। ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑडियोटिस निग्रेसेप्स, जो 2011 में IUCN ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को घोर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, इसका नाम है ऑडियोटिस निग्रेसेप्स। ये है क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कैराकल बिल्ली यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में ये क्वेश्चन पूछता है। स्टेट एग्जाम तो पक्का ही पूछ लेता है और यूपीएससी भी पूछ लेता है दोस्तों। देखो, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने जंगली बिल्ली, से बोलते हैं कैराकल, को केंद्र प्रायोजित योजना वन्य जीव निवास स्थानों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट के तहत वित्तीय सहायता के साथ संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में शामिल करने की स्वीकृति दी है। कैराकल जंगली बिल्ली के बारे में बात करें तो कैराकल जंगली बिल्ली भारत में पाई जाने वाली, कहाँ पर, भारत में पाई जाती है और एक दुर्लभ प्रजाति की है। पतली एवं मध्यम आकार की बिल्ली है। इसके लंबे और शक्तिशाली पैर, काले गुच्छेदार कान होते हैं। बिल्ली स्वभाव में शर्मीली निशाचर है, यानी कि रात्रि में चलती है और जंगल में मुश्किल से ही देखी जाती है। ये इसका जो निवास स्थान है कैराकल का, ये है केवल 3 राज्यों में पाई जाती है। केवल ध्यान रखना, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश में से स्थानीय रूप से सियागोस या सियागस कहा जाता है। गुजरात में कैराकल को स्थानीय रूप से हार्नेटो, इसका अर्थ है बेकबक का हत्यारा, कहा जाता है। राजस्थान में से जंगली बिलाब या जंगली वाइल्ड कैट के नाम से जाना जाता है। खतरा क्या है कैराकल को ज़्यादातर पशुधन की सुरक्षा हेतु मारा जाता है, कि जो पशुधन को मार देती है, लेकिन विश्व के कुछ क्षेत्रों में इसके मांस के लिए भी इसके शिकार किया जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये कम चिंतनीय है, यानी कि लीस्ट है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची शेड्यूल फर्स्ट में ये शामिल की हुई है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्टॉकहोम +50 सम्मेलन का संभावित एजेंडा। ये क्या है? ये पर्यावरण संबंधियों से रिलेटेड है, उनकी चुनौती से। 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया भर के नेता इकट्ठे हुए और चिंता पर्यावरण पर जताई उन्होंने कि जलवायु परिवर्तन या ओजोन परत में हो रही क्षरण का कोई जिक्र भी नहीं था। ये सारे मुद्दे उसके बाद सामने आए हैं। उस समय पर्यावरण में फैल रहे जहर का मुद्दा चर्चा में था, क्योंकि पानी एवं हवा दूषित हो रही थी दोस्तों। 50 वर्षों में क्या क्या चिंताएं बदली हैं, ये समझो। समय के साथ देखा गया कि प्राथमिकता बदलने लगी हैं, बहुत कुछ बदलाव आया है। देश स्थानीय स्तर पर भले ही साफ सुथरे हुए हैं, लेकिन वैश्विक वायुमंडल में अभी भी उत्सर्जन फैलाने में योगदान बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से स्टॉकहोम +50 सम्मेलन करीब आने के साथ, यानी कि स्टॉकहोम +50 का मतलब है 1972 में हुआ था और +50 2022, अपने इर्द गिर्द तेज़ी से अन्यायपूर्ण होती जा रही दुनिया देख रहे हैं। इसमें गरीबी में हाशिया पर धकेले जाने की घटना बढ़ रही हैं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम गरीबों के साथ साथ अमीरों को भी लपेट रहे हैं। इसलिए अगले साल स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने पर हमें न सिर्फ समस्या का जिक्र करना चाहिए, बल्कि आगे की राह भी दिखानी होगी दोस्तों। कोविड-19 से हमने सबक ले चुके हैं। कितना ज़्यादा प्रदूषण कम हुआ है, लॉकडाउन से बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हुई हैं और पर्यावरण में इस निवेश से उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। हम कृषि, जल, भू प्रणालियों में निवेश को मूल्य समझते हैं। अपने गांव लौटने वाले लोग अब नए सिरे से आजीविका जुटा रहे हैं। यह समय टिकाऊ, प्रकृति के अनुकूल एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छी खाद्य उत्पादन प्रणालियों से लचीला भविष्य सुरक्षित करने का है। अब हम घर से काम करके, यानी कि वर्क फ्रॉम होम वाली दुनिया में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ स्टॉकहोम सम्मेलन की, इसको समझो। 1972 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय चिंता एवं पर्यावरणीय आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यानी कि यूएनओ द्वारा, स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की। इस सम्मेलन में निम्नलिखित कदम उठाए गए। कदम देखो: मानवीय पर्यावरण पर आधारित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना, मानवीय पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा का प्रस्ताव, संस्थागत प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को अपनाए जाने पर बल, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पुनः दूसरे सम्मेलन बनाए जाने का प्रस्ताव। तो ये था आपका स्टॉकहोम +50 दोस्तों, जो 2022 में होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अमेरिका पुनः पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया है। अमेरिका पुनः आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2021 से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया है। इसके साथ ही सभी देश
2030 तक गैसों के उत्सर्जन में कटौती के अमेरिका के लक्ष्य पर वाशिंगटन की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका कब 2030 तक या कब अपनी घोषणा करेगा कि भैया उनको गैसों के उत्सर्जन कम करना है, क्योंकि अमेरिका और चाइना में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है दोस्तों। वहीं पेरिस जलवायु समझौता क्या है ये समझ लो। पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत 2016 में हस्ताक्षरित एक जलवायु परिवर्तन समन अनुकूल और वित्त से संबंधित समझौता है। वर्तमान में समझौते के तहत UNFCCC के 190 सदस्य दल हैं। तुर्की, ईरान और इराक जैसे देश इसके पक्षकार नहीं है, ये ध्यान रखना। तुर्की, ईरान और इराक ये 3 देश अभी तक इन्होंने पक्षकार नहीं है इस पेरिस जलवायु समझौते के। इस औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तापमान संबंधी इस दीर्घकालीन लक्ष्य को पाने के लिए देशों का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उच्चतम स्तर पर जल्द से जल्द पहुंचना है, ताकि उसके बाद वैश्विक स्तर उसमें कमी लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके जरिए 21वीं सदी के लक्ष्य तक कार्बन तटस्थता, जिसे बोलते हैं नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य, हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। जलवायु कार्रवाई के लिए बहुपक्षीय प्रक्रिया में पेरिस समझौता एक अहम पड़ाव है। पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौते के तहत, ये बाध्यकारी है यानी कि बाइंडिंग है, सभी देशों को साझा उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ लाया गया, ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटा जा सके और अनुकूल के प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें कि एडेप्टेबिलिटी आ सके दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की स्वच्छ जल रणनीति क्या है। क्लीन वाटर स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। भारत ने देखा जाए कुछ पिछले वर्षों में मूलभूत ज़रूरतों में अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता हेतु काफ़ी प्रयास किए हैं कि क्वालिटी बढ़े। 15 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3.6 लाख करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन ग्रामीण दोस्तों योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था वर्ष 2024 तक देश के 19.04 करोड़ ग्रामीण आवासों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। कब? 2024 तक देश के 19.04 करोड़ ग्रामीण आवासों को रूरल एरियाज में नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। अब इससे संबंधित कुछ और बातें मैं बताते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय नामक नए मंत्रालय की नींव रखी, वो भी 2019 में, इम्पोर्टेंट, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। इसकी शुरुआत कोविड महामारी के बावजूद एक वर्ष में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 3.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिए नल कनेक्शन प्रदान किए गए, जबकि भारत की स्वतंत्रता के बाद से अगस्त 2019 तक महज 3.23 करोड़ ग्रामीणों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया था। वहीं देखा जाए दोस्तों, गोवा, तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 100% कवरेज हासिल कर लिया है क्लीन वाटर स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया पर। बिहार, पुडुचेरी ने 2021, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये 2022 आप देख सकते हो। ठीक है, यूपी एग्जाम दे रहे हैं तो आप यूपी का देख के जाएगा उसने कुछ किया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह 2024 तक देश के सभी 19.04 करोड़ ग्रामीण आवास नल कनेक्शन से जुड़ जाएंगी। वहीं वर्ष 2020-21 के बजट में बात करें, जल शक्ति मंत्रालय के लिए 30,478 करोड़ रुपये, ध्यान रखना इस बजट में 2020-21 में 30,478 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिसमें से 21,500 करोड़ रुपये स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए थे। जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया गया था। वहीं बजट 2021-22 में पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपये एवं स्वच्छता हेतु 10,000 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट और भारत के इस संदर्भ में प्रयास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र संगठन की बात हो रही है, जो नॉर्वे में है। कौन सा? सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, जिसे बोलते हैं CICERO, नॉर्वे द्वारा, जो नॉर्वे में दोस्तों ध्यान रखना, किए गए अध्ययन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन जो है, ग्लोबल कार्बन इमरजेंस में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, विश्व समुदाय की बात के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत के बारे में बात करें तो UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट थोड़ा निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है कि सबसे 10 सर्वाधिक प्रदूषित वैश्विक शहरों में 9 भारत के हैं।
हालांकि भारत में लॉकडाउन के बाद कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। कार्बन उत्सर्जन में कमी के कारण देखो, विश्व में अनेक देशों द्वारा लगाई गई लॉकडाउन के कारण वैश्विक परिवहन जो ट्रैफिक था उसमें कमी आई, काफ़ी हद तक प्रतिबंध कर दिया गया। वैश्विक ऊर्जा मांग में गिरावट देखी गई। वहीं घरेलू बिजली की मांग में वृद्धि हुई, परंतु वाणिज्यिक जो है उसमें, जो कॉमर्शियल है उसमें गिरावट हुई। वैश्विक ऊर्जा की मांग में कमी आई, यानी कि जो 2020 में तेल की कीमतों का औसत 9% या इससे अधिक की गिरावट हुई। कोयले की मांग में भी 8% तक की कमी हो सकती है। बिजली की मांग में 5% कमी देखी जा सकती है। तो इस तरीके से क्या हुआ वैश्विक उत्सर्जन मांग में कमी आई। भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी कैसे आई, अब देखो समझो। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 2020 की पहली छमाही में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। कैसे? 2019 की तुलना में 2020 के पहले 6 महीनों में कार्बन उत्सर्जन में 8.8% की गिरावट आई थी। यदि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छी खबर है। शोध के अनुसार कोरोना वायरस और उससे जुड़े प्रतिबंधों के कारण ऐसा हुआ है। इन प्रतिबंधों ने अप्रैल 2020 तक करीब 390 करोड़ लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे ऊर्जा उपयोग, परिवहन, उद्योगों और व्यापार पर व्यापक असर पड़ा था। भारत की बात करें तो 2019 तक की तुलना में 2020 में जनवरी से जून के बीच कार्बन उत्सर्जन में 15.4% की गिरावट देखी गई दोस्तों। तो 15.4% की गिरावट देखी गई, जिसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन में 205.2 मीट्रिक टन की गिरावट आई। लॉकडाउन की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी कमी अप्रैल में दर्ज की गई थी। तो ठीक है, आप देख सकते हो ये फैक्ट और डाटा आप पढ़ सकते हो दोस्तों। कुछ कदम क्या क्या उठाए भारत द्वारा ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, मैं बताता हूँ। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को वर्ष 2008 में शुरू किया गया। इनकी नेशनल जो प्लान बनाया इन्होंने, क्या नाम है, ठीक है, नेशनल जो प्लान है कॉरपोरेशन ऑफ जो क्लाइमेट चेंज पर है, 2008 में शुरू किया। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपाय के बारे में जागरूक करना है। इस कार्य योजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी। भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के घोषित लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना है। इसके लिए भारत निम्नलिखित कदम उठा रहा है 2030 तक जो उठाने हैं। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दोस्तों, वर्ष 2030 तक ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ एक बार जरूर देख के जाइएगा। वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रति यूनिट जीडीपी उत्सर्जन में 35% की कटौती, यानी कि 35% की कटौती 2005 के स्तर की तुलना में। वहीं वर्ष 2030 तक कम से कम 40% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। वहीं वनों के द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बना जाएगा दोस्तों। ठीक है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संधि की बात करें, ISA की बात करें, ISA भारत द्वारा और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये 30 नवंबर 2015 को पेरिस में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखना। प्रथम संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो 6 दिसंबर 2017 को अस्तित्व में आया, मतलब 6 दिसंबर 2017 से ये शुरुआत हुई। अब तक ISA ने 5 कार्यक्रम शुरू किए हैं, 5 कार्यक्रम। नंबर 1, कृषि कार्य हेतु सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों का आकलन करना, आकलन के पश्चात चुने गए क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराना, लघु सौर ऊर्जा ग्रिडों का आकलन करना, छतों पर लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों का आकलन करना और परिवहन तथा भंडारण में सौर ऊर्जा का आकलन करना। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 आकलन थे जो ISA ने शुरू किए हैं। वहीं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना की बात कर रहे हैं हम। भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसो वॉक परियोजना के तहत अक्षय ऊर्जा संसाधनों को आपस में जोड़ने के लिए वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की एक पहल शुरू की है। ओसो वॉक को ब्लू प्रिंट विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। किसके? वर्ल्ड बैंक के दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के ब्रू जो प्रिंट विश्व का तकनीकी सहायता कार्यक्रम है। कुछ और परियोजनाएं हैं जिन्होंने पहल की है भारत में। हाल ही में भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए अनेक पहल शुरू की हैं, जिसमें से NAPCC, नेशनल एटॉमिक प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेशनल एनालिसिस प्रोग्राम होगा दोस्तों। ठीक है,
और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलता निधि NAFCC, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना CCAT और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC शामिल हैं। वहीं वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्मार्ट शहरों, विद्युत वाहनों, ऊर्जा दक्षता पहलों तथा अप्रैल 2022 तक भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने जैसे कार्यों को सक्रियतापूर्वक शुरू किया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। संक्षेप में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पहल निम्न है, देखते हैं। ये जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, NAPCC से क्या बोलते हैं, NAPCC नेशनल परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है। तो दोस्तों नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो 2008 में लॉन्च किया गया। इसका काम है, मैंने बताया था, मिटिगेट एंड एडेप्ट करना इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को। इसके मिशन के अंदर में 8 मिशन अंडर NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर में 8 मिशन आते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं देखो, नेशनल सोलर मिशन है नंबर 1, नेशनल सोलर मिशन NSM देख सकते हो। और दूसरा है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तीसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है। चौथा है नेशनल वाटर मिशन। पांचवा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ये दोस्तों नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ही आते हैं 8 मिशन। और छठा है ग्रीन इंडिया मिशन दोस्तों। और सातवां है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद नेशनल मिशन यानी कि नेशनल बायो एनर्जी मिशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज दोस्तों, ठीक है। ये फिलहाल एक्टिव है इस समय और इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं NAPCC का, मैंने बता दिया, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलता निधि, ठीक है। ये क्या है, यानी ये दोस्तों अरे चल जा 1 मिनट, ये बात हो रही है NAFCC की बात दोस्तों, ठीक है। क्या है, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये असिस्ट करता है वही दोस्तों एडेप्टेशन प्रोजेक्ट में एंड प्रोग्राम टू सपोर्ट कंक्रीट एडेप्टेशन एक्टिविटीज एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना CCAT दोस्तों, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC वही। और ई मोबिलिटी के लिए फेम योजना है। पांचवा है स्मार्ट शहरों के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन, यानी कि इसे बोलते हैं अमृत, क्या बोलते हैं, अमृत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ कुकिंग ईंधन तक पहुंचने के लिए उज्ज्वला योजना। और सातवां स्वच्छ भारत मिशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आप जरूर देखा जाएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी दोस्तों। जो प्रमुख राष्ट्रीय पहल हैं निम्न, इनको देख के जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लाइमेट एडप्शन समिट की। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं वाला वीडियो, आगे देखेंगे हम, या आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर क्लाइमेट एडप्टेशन समिट पर जो 2021 का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्लीज़ लाइक दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे रिक्वेस्ट दोस्तों, इतना तो बनता है, आप इतना तो करना चाहिए हमारे लिए प्लीज़। और आप देखते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।